नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रतिष्ठित समकालीन कथा लेखकों में अपना स्थान रखने वाली लेखिका नमिता सिंह आराधना की लिखी हुई कहानी प्रकाश पुंज। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज फिर नीरू की आलोक से कहा सुनी हो गई। अब तो ये तकरीबन रोज़ की ही बात होती जा रही थी। बात बात में आलोक चिढ़ जाता, घर की कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता था। बाजार से फल सब्जी लाने की बात हो या फिर बेटे सौरभ के स्कूल का कोई काम हो, ये जिम्मेदारियां नीरू अकेले ही निभाती थी। वैसे तो घर का सामान ऑनलाइन आ जाता था, लेकिन फल और सब्जियां वे कई बार बासी ले आते। इस कारण नीरू स्वयं बाजार जाकर उनकी खरीदारी करती थी। आखिर स्वास्थ्य का सवाल था। इसके अलावा सौरभ का होमवर्क करवाना, उसे तैयार कर स्कूल भेजना भी नीरू की ही जिम्मेदारी थी। कल गलियारे में रखे स्टूल से उसके पैर में चोट लग गई थी। दर्द काफ़ी था, इसीलिए उसने आलोक से ऑफिस से लौटते समय सब्जी और फल लाने की बात की तो बुरी तरह बिफर गया। मेरे पास कहाँ इतना टाइम होता है कि मैं सब्जी मार्केट जाकर तुम्हारे लिए फल और सब्जियां खरीदता फिरूं। मेरे लिए? क्या सिर्फ मैं ही फल और सब्जियां खाती हूँ, तुम लोग नहीं खाते? मेरे पैर में चोट लगी है, दिखता नहीं तुम्हें? संभाल कर चला करो, चोट कैसे लग जाती है? तो क्या मैंने जानबूझकर अपना पैर स्टूल पर दे मारा? नीरू का गुस्सा भी सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसके चोट के बारे में पूछना तो दूर, आलोक ने हड़बड़ाते हुए अपना बैग उठाया और घर से निकल गया। नीरू दुख और अपमान से तिलमिलाकर रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मूड इतना ऑफ हो गया कि ऑफिस जाने का भी मन नहीं किया। फ़ोन करके उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। बेडरूम में जाकर लेटी तो पिछली कई बातें उसके जहन में कौंधने लगीं। पिछले शनिवार को ही सौरभ के स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग थी। हर बार नीरू अकेले ही उस मीटिंग में जाती थी, लेकिन पिछले शनिवार को ऑफिस में बड़े बॉस आने वाले थे, इसीलिए उसका ऑफिस में होना ज़रूरी था। उसने आलोक को मीटिंग में जाने को कहा तो इस पर आलोक ने बवाल मचा दिया। कहने लगा कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग में नीरू का भी तो जाना कितना आवश्यक है। लेकिन वो ये भूल गया कि आज तक वो एक या दो ही पेरेंट टीचर मीटिंग में उपस्थित रहा होगा। हर महीने नीरू ही समय निकालकर अकेले पेरेंट टीचर्स मीटिंग अटेंड किया करती थी। तब तो नीरू से उसने कभी कुछ नहीं कहा। अपनी गलतियों को छुपा जाना और हर इल्ज़ाम नीरू के सिर मढ़ देना उसकी आदत बन गई थी। अगर उसके दोस्त नहीं बन पाए तो उसकी वजह नीरू है। कोई रिश्तेदार अगर उससे बात नहीं करता है तो उसकी भी वजह नीरू है। ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला तो उसकी वजह भी नीरू है। नीरू की समझ में ये नहीं आया कि भला वो कैसे हर बात की वजह बन जाती है। और तो और कभी नीरू प्रतिवाद करती तो वो अपना शारीरिक बल प्रदर्शन करने से भी बाज नहीं आता। बेटे के लिए मन पर पत्थर रखकर वो अपने बिखरे वैवाहिक जीवन को समेटने की कोशिश करती रहती। इस कलह का असर सौरभ पर भी पड़ने लगा था। वो भी डरा सहमा सा रहता। उसका स्वयं का आत्मविश्वास और व्यक्तित्व भी खोता जा रहा था। घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने के बावजूद आलोक उसे गैर जिम्मेदार और बेवकूफ़ ठहराता रहता। विचारों के आवेग से वो दिग्न हो उठी। उसे लगा कि अब वो घर में एक पल भी रही तो उसका सिर फट जाएगा। अतः कार लेकर वो घर से निकल पड़ी। पैर में उसने पट्टी करवा ली थी और दर्द नाशक दवाइयों के कारण उसे अभी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से तंग आकर उसने कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। शहर से बाहर की सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही जा रही थीं। तभी उसकी नज़र गांव की एक स्त्री पर पड़ी जो गोद में बच्चा लिए सिर पर लकड़ी का बोझ उठाए जा रही थी। सूरज आग उगल रहा था। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उस स्त्री की कि इस भीषण गर्मी में वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर सड़क पर अकेली जा रही है। वैसे बात इतनी बड़ी भी नहीं थी। शायद वो किसी मजदूर वर्ग की स्त्री होगी जिसके लिए ये साधारण सी बात थी। लेकिन नीरू के मन में न जाने क्या आया, उसने अपनी कार धीमी की और उस स्त्री के पीछे पीछे चल दी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो स्त्री बाईं ओर एक कच्ची सड़क पर मुड़ गई। नीरू ने भी अपनी कार उधर मोड़ दी। थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बस्ती दिखाई दे रही थी। उस बस्ती के सबसे पहले मकान में उस स्त्री ने प्रवेश किया। शायद ये उसका घर था। मकान भी क्या था, ईंट और मिट्टी की दीवारें और फूस की छत की झोपड़ी थी। दरवाजे के नाम पर टीन का एक चदरा था ताकि कोई जानवर आसानी से अंदर प्रवेश न कर पाए। नीरू ने कार रोकी और उतरकर झोपड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ी। टीन के दरवाजे से अंदर झांका। बच्चा झोपड़ी के कोने में बैठा मिट्टी के खिलौने से खेल रहा था।
झोपड़ी के दूसरे कोने में मिट्टी का एक चूल्हा था जिसमें स्त्री लकड़ियां सुलगाने की कोशिश में लगी थी। चूल्हे पर एक पतीला रखा था, शायद भोजन बनाने की तैयारी चल रही थी। तभी बच्चे ने नीरू को देख लिया और मुंह से कुछ अस्पष्ट सी आवाज़ें निकालीं, जिसे सुनकर उस स्त्री ने पीछे पलट कर देखा। आश्चर्य से नीरू को देखते हुए दरवाजे तक आई। आप कौन? मुझसे कुछ काम था क्या? उस स्त्री ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा। नहीं, वो मैं इधर से गुजर रही थी। इतनी गर्मी में तुम्हें सड़क पर बच्चे के साथ अकेली देखा तो। नीरू से कुछ कहते नहीं बन रहा था। अनायास पूछे गए प्रश्न का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अत्यधिक तनाव में थी और सोच समझकर तो यहाँ आई नहीं थी। लेकिन वो स्त्री अनपढ़ होने के बावजूद काफ़ी सुलझी हुई लग रही थी। उसने नीरू को आदर से अंदर बुलाया और चटाई बिछाकर उस पर बैठने का इशारा किया। शायद आप कुछ परेशान हैं, नीरू को पानी का गिलास पकड़ाते हुए उसने कहा। ये तुम कैसे कह सकती हो? जवाब में पहले वो फिक्र से हंसी, फिर कहा, तो ऐसे ऊट पटांग काम कौन करता है? आप मुझे जानती भी नहीं, मुझसे कुछ काम भी नहीं, फिर भी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। घर में कोई मर्द नहीं है जो लकड़ियाँ लेकर आए? नीरू ने बात बदलते हुए कहा। मर्द था दीदी, पर किसी काम का नहीं, बल्कि मुसीबत ही था। अचानक उस स्त्री के स्वर में आत्मीयता झलकने लगी। रात दिन शराब पीकर पड़ा रहता, काम करके मैं 2 पैसे घर में लाती, उसका वो शराब पी लेता, मुझसे और पैसे मांगता, मैं कहाँ से देती पैसा? बच्चे के दूध के लिए जो पैसा रखती वो भी छीन कर उसका शराब पी लेता। पैसा नहीं मिलने पर मुझे बहुत बुरी तरह मारता। कब तक सहन करती मैं? उसकी मार खाकर शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बचती कि मैं कोई काम करने जाऊं। क्षण भर की मुलाकात में ही स्त्री मुखर हो चली थी। शायद अब तक जो दर्द का गुबार उसने अपने दिल में दबा रखा था, आज मौका पाकर एक अजनबी के सामने फूट पड़ा था। अब कहाँ है तेरा आदमी? पता नहीं, छोड़ दिया मैंने उसे। दीदी, मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ाई झगड़े और उसकी मार खाते हुए गुजारती, या फिर उससे अलग होकर खुद कमाकर शांति से अपना और अपने बच्चे का पेट भरती। मैंने दूसरा रास्ता चुनना सही समझा। आप ही बताइए दीदी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, मुझसे ज़्यादा नियम कानून जानती हैं, मुझसे ज़्यादा समझ रखती हैं। पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार किसी मर्द को होता है क्या? औरत क्या इंसान नहीं है? उसे दुख तकलीफ़ नहीं होती? वो क्यों मार खा कर रहे? औरत की भी अपनी इज्जत होती है। इसी इज्जत की खातिर मैंने अपने बच्चे के साथ वो घर छोड़ दिया। उससे बात करना नीरू को अच्छा लग रहा था। एक तो इसलिए क्योंकि उसके स्वयं के विचारों के आवेग पर ब्रेक लग सके, और दूसरा उसका और उस स्त्री के दुख लगभग एक समान थे। पर इस अनपढ़ स्त्री के सामने नीरू स्वयं को बहुत छोटा महसूस करने लगी। वो तो पढ़ी लिखी है, उसके पास लगी लगाई नौकरी है, अच्छी आमदनी है, इसके बावजूद वो क्यों नहीं इतना साहस जुटा पाई कि आलोक के दुर्व्यवहार का विरोध कर सके, उससे अलग होकर अपना नया संसार बसा सके जिसमें वो खुलकर सांस ले पाए। कभी कभी ऑफिस में किसी कारणवश उसे देर तक रुकना पड़ जाता तो आलोक के तीखे व्यंग बाण उसे सहने पड़ते। एक बार फॉरेन डेलीगेट्स के ऑफिस में आ जाने के कारण उसे लौटने में रात के 10 बज गए थे। थकान से बेहाल उसने घर में प्रवेश किया ही था कि आलोक ने तीखे व्यंग से उसका स्वागत किया। तो तुम लौट आई? मुझे तो लगा था आज की रात बाहर ही गुजारने का इरादा है। शब्दों में घुले जहर को उसने चुप रहकर आत्मसात कर लिया था। ऑफिस के काम से कभी शहर से बाहर जाना होता तब तो हजारों सवालों से उसका कलेजा बीन दिया जाता। साथ में कौन जा रहा है, कहाँ रुकना है, तुम ही क्यों जा रही हो, कोई और क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। इन सवालों में फ़िक्र कम, शक और जांच पड़ताल का ज़्यादा पुट होता। एक तो ऑफिस के काम का दबाव, दूसरे आलोक के व्यंग बाण और टीका टिप्पणी से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। अत्यधिक तनाव से उसकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म होती जा रही थी। अनपढ़ होते हुए भी कितनी गहरी सोच रखती है ये स्त्री, उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसका मन उस स्त्री के लिए श्रद्धा से भर उठा। तभी उसे माँ की कही बात याद आई कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हो सकता है कि इस कथन में दम हो और उसके जीवन में बदलाव के लिए ईश्वर ने शायद यही वक्त मुकर्रर किया हो। शायद परमात्मा मुझे जीवन की एक नई राह पर भेजना चाहता है। उस पथ का मार्गदर्शन हेतु ही उसने मुझे इस स्त्री से मिलवाया। नीरू के मन में एक के बाद एक कई विचार चल रहे थे। विचारों की श्रृंखला से स्वयं को मुक्त करते हुए नीरू ने उस स्त्री से पूछा, रिश्तेदारों ने तो साथ दिया होगा ना तुम्हारा, वरना तुम अकेली कैसे? नीरू के सवाल को बीच में ही काटते हुए वो बोली,
नाते रिश्तेदार तो बस नाम को ही होते हैं दीदी। मुसीबत में देखकर सबसे पहले भागने वालों में अपने रिश्तेदार ही होते हैं। अब मुझे 2-4 घरों में काम मिल गया है और पैसे भी अच्छे मिलने लगे हैं तो रिश्तेदार भी लौट आए हैं। व्यंग्य की एक स्मित रेखा उसके मुख पर दौड़ गई। जीवन के गणित और व्याकरण का गहन अनुभव है इस स्त्री को, नीरू ने मन ही मन सोचा। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, उसने अपनी बड़ी चचेरी बहन को, जिन्हें वो अपना बहुत करीबी समझती थी, आलोक के हिंसक व्यवहार के बारे में बताया। उसके बाद से जब भी वो उन्हें फ़ोन करती, वो अपने व्यस्त होने का बहाना बनाकर और बाद में फ़ोन करने का आश्वासन देकर फ़ोन रख देती। चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, नीरू ने उसे सांत्वना देने के ख्याल से कहा। लेकिन जवाब में वो स्त्री हंसते हुए बोली, ये किस्मत विस्मत मैं नहीं मानती दीदी। कोई नहीं आता आपकी किस्मत संवारने, अपनी किस्मत तो स्वयं ही संवारनी पड़ती है। अगर मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती तो वो मेरा पति अब तक मेरे बदन तोड़ रहा होता। उसके विचारों की सुघड़ता देखकर नीरू दंग थी। वो अनपढ़ स्त्री नीरू के जीवन में मानो एक प्रकाश पुंज बनकर आई थी, जिसके आलोक में उसे न केवल जीवन का एक नवीन मार्ग दृष्टिगत हुआ, बल्कि उस पर अग्रसर होने का हौसला भी हासिल हुआ। आर्थिक रूप से सशक्त न होते हुए भी एक अनपढ़ स्त्री अगर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का विरोध कर सकती है और अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला सिर्फ अपने दम पर ले सकती है तो वो क्यों नहीं। वो तो हर दृष्टि से सशक्त है। कायरों की तरह अपनी किस्मत को कोसते हुए अब तक वो आलोक का दुर्व्यवहार सहती रही, लेकिन अब और नहीं। मन ही मन उस स्त्री का धन्यवाद करते हुए और मन में एक दृढ़ निश्चय करते हुए नीरू उठ खड़ी हुई। अभी आप सुन रहे थे नमिता सिंह आराधना जी की लिखी हुई एक सशक्त कहानी प्रकाश पुंज। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हों या अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।